बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 31 मार्च का आगाज़ हो गया इतवार के दिन का। बात करेंगे कि अब से 2-2.5 घंटे पहले वो एक ख़बर जो 5 मार्च से मैं आपको दे रहा था, 5 मार्च से मैं आपको बता रहा था, अब वो पाकिस्तान के मीडिया की जो है वो ज़ीनत बनी है वो ख़बर। और अब पाकिस्तान की मीडिया पर बात हो रही है, डिस्कशन हो रही है और अब हुकूमती सफ़ों से वो ख़बर लीक हुई है। वो ख़बर है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब के हवाले से। और ये वैसे जवाब भी है। बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब क्यों इस हद तक चले गए हैं और मंसूर अली शाह साहब क्यों इस हद तक चले गए हैं। और मैं इमरान रियाज खान साहब ने ट्वीट किया हुआ था। इमरान रियाज खान साहब ने ये कहा था कि जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को बहुत बड़ा इंसाफ का लंबरदार और बुत बना के उनकी पूजा की जा रही थी, तो उस वक्त सदीक जान और दीगर उनके दोस्त सहाफ़ी, बहुत से सहाफ़ी थे उस वक्त जो बात कर रहे थे और बता रहे थे कि ये एक रॉन्ग नंबर है। और उस वक्त भी हम बता रहे थे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के जो एसेट्स हैं, जो इनके बीवी बच्चों के एसेट्स हैं, वो एडमिटेड हैं, वो मान रहे हैं कि हाँ मेरे बीवी बच्चों के एसेट्स हैं, लेकिन मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। और जब उनकी अहलिया से पूछा गया FBI की जानिब से, तो उनकी गलत बयानियाँ सामने आई, उनके बहुत से तज़ादात सामने आए। और अगर वो आप FBI की रिपोर्ट, और मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूँ कि ये जो कहा जाता है ना कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट हमसे करवा रही थी, कि हमसे इस्टेब्लिशमेंट करवा रही थी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़, मैं आपको ये बात हल्फन बता रहा हूँ कि वो जो रिपोर्ट मुझे मिली थी वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नहीं मिली थी। और मैंने बहुत से ऐसे लोगों से कहा जो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत क्लोज थे कि FBI की रिपोर्ट चाहिए, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के पास वो मौजूद थी, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने वो रिपोर्ट नहीं दी थी और इस्टेब्लिशमेंट के किसी किरदार ने वो रिपोर्ट नहीं दी थी। मुझे सिर्फ 25-26 सफ़े मिले थे और वो 25-26 सफ़ा जो मुझे मिले थे वो मुझे सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कहीं से मिले थे और जजेस की जानिब से भी नहीं मिले थे, वो मुझे कहीं और से मिले थे। वो 25-26 सफ़ात और उनके ऊपर जो इंकशाफात थे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अहलिया के तज़ादात मौक़िफ़ के हवाले से, वो होशरबा थे। और उसके बाद ये कन्फर्म था कि वो जज नहीं रह सकते थे। लेकिन कहा तो यह भी जाता है, अभी बहुत सी कहानियाँ आएंगी कि इस्टेब्लिशमेंट की अंदरूनी ही उस वक्त कोई लड़ाई थी और इस्टेब्लिशमेंट के ही किसी किरदार ने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को बचाया था और इस्टेब्लिशमेंट के ही एक किरदार ने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हक़ में 2 जजेस को जो है वो उनका 3 जजेस को मैनेज किया था और उनका मौक़िफ़ चेंज करवाया था। उन 3 जजेस में से एक जज थे जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जो इस वक्त जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के सरदार तारिक मसूद हैं। यानी जस्टिस सरदार तारिक मसूद के बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के जो दोस्त हैं, जो यार हैं, वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को वो हर केस में साथ बिठाते हैं, बल्कि मिलिट्री कोर्ट केस में उन्होंने बेंच की सरबराही अमीनुद्दीन खान साहब को दी है। इसके अलावा दर्जनों ऐसे बड़े बड़े केसेस हैं, आम केसेस हैं, जिनमें या तो अमीनुद्दीन खान साहब को उन्होंने साथ बिठाया है या अमीनुद्दीन खान साहब को उन्होंने जो है वो बेंच का सरबराह बनाया है। और एक चीज़ और भी आप देख लें कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हक़ में उस वक्त फ़ैसला देने वाले जजेस जो थे, उनमें से जो रिटायर हो गए हैं, उनके साथ काजी साहब ने खुद या हुकूमत ने या नून लीग ने उनको कैसे नवाजा। सबसे पहला नाम जस्टिस मकबूल बाक़िर साहब। जस्टिस मकबूल बाक़िर साहब के बारे में बड़ा बताया जाता था कि बड़ा ज़बरदस्त जज है, बड़ा कमाल जज है, बड़ा एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। उस वक्त भी मैं कहता था कि जिस तरह से मकबूल बाक़िर साहब ने चोरों, डाकुओं, लुटेरों को, इस मुल्क को नोच खाने वालों को जैसे ज़मानतें दी थी और जैसे उन्होंने वो सारा खेल खेला था, तो पता था कि ये इतने को अपराइट आदमी नहीं है। तो वो मकबूल बाक़िर साहब, जिनके बारे में बताया जाता है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं और बड़े ज़बरदस्त आदमी और बड़े बाअसूल आदमी हैं, उनको निगरान वज़ीर आला सिंध बनाया गया अभी। और गैर आइनी हुकूमत जो के निगरान हुकूमत जो चल ही नहीं सकती थी, 90 दिन बाद वो चलती रही। उसके बाद दूसरे जज थे जस्टिस मंजूर मलिक साहब। जस्टिस मंजूर मलिक साहब जो हैं वो उन्होंने अपना, अच्छा पहले उन 3 जजेस की बात कर लेते हैं जिन्होंने मौक़िफ़ चेंज किया था। उनमें पहले अमीनुद्दीन खान साहब थे। अमीनुद्दीन खान, जिनका नाम मैं ले चुका हूँ, जो इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में। अमीनुद्दीन खान साहब के अलावा जो मौक़िफ़ बदला था वो बदला था मंजूर मलिक साहब ने। मंजूर मलिक साहब ने मौक़िफ़ बदला था, रिटायर होने के बाद उनको नवाज दिया गया है। वो इस वक्त जो जुडिशल कमीशन है उसमें रिटायर्ड जज की जगह पर के तौर पर वो उसके मेंबर हैं। काजी साहब ने उनको नवाजा। फिर रिटायर होने वाले जज जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल, इस वक्त उनको भी हुकूमत ने, निगरान हुकूमत जो कि नून लीग की एक तसलसल थी, उन्होंने उनको नवाज दिया है। तो ये आप देख लें कि मंजूर मलिक साहब हों या मकबूल बाक़िर साहब हों, तो या मज़हर आलम मियां खेल साहब हों, उन तीनों रिटायर हों, जो अब तक रिटायर हो चुके हैं, उनको तो नवाजा गया ज़बरदस्त तरीके से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की वजह से। नून लीग ने और ज़ाहिर इदारे ऑन बोर्ड थे तो उनको वज़ीर आला सिंध लगाया गया है। तो जो 3 रिटायर हो गए हैं उनको नवाज दिया गया है। और जो अभी मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में, उनको कैसे नवाजा जा रहा है। अमीनुद्दीन खान साहब को मैं आपको बता चुका हूँ सुप्रीम कोर्ट में हैं और उनको काजी साहब खुद बहुत नवाज रहे हैं, बेंचों में बिठाना, बेंचों की सरबराही देना और जिस तरह से वो चला रहे हैं केस, वो भी आप सुनते रहते हैं।
फिर मंसूर अली शाह साहब भी काजी फाइज ईसा साहब के हक़ में फ़ैसला देने वाले थे। उनको इस तरह से एक तरह से अब सवाल तो ये भी उठेगा कि फिर ये क्योंकि वो काजी साहब के हक़ में फ़ैसला देने वाले थे और काजी साहब ने ही जो यानी असद तूर साहब जो काजी साहब के बहुत ज़्यादा करीब रहे और वो बहुत करीब से जानते हैं कि काजी साहब ने कहा इदारों को कि मुझे 2 जजेस का सर चाहिए, एक इजाज़ुल एहसन का, एक मज़ाहिर अकबर नकवी का, और फिर एक ऐसा उनके ख़िलाफ़ एक चीज़ें हुई कि वो रिज़ाइन करके चले गए। तो इजाज़ुल एहसन साहब के रिज़ाइन करने के सबसे बड़े बेनिफिशरी जो हैं वो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। तो यानी अब आप देख लें कि इनमें से 3 जज जो रिटायर हो गए उनका मैंने आपको बता दिया कि उनको कैसे नवाजा है नून लीग ने, और जो 2 जज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं अमीरुद्दीन खान साहब और मंसूर अली शाह साहब, उनका भी आपको बता दिया है। 6ठे जज जो हैं वो याहिया अफरीदी साहब थे, और याहिया अफरीदी साहब जो हैं उनका याहिया अफरीदी साहब बहुत अपराइट हैं और ज़बरदस्त जज हैं, शानदार जज हैं। और जो याहिया अफरीदी साहब हैं उन्होंने काजी फाइज ईसा साहब की तो जो पिटिशन थी 184(3) की वो मुस्तरद की थी, उस हद तक 5-5 का फैसला था। और जो बार कौंसल्स का था काजी फाइज साहब के हक़ में वो उन्होंने दरख्वास्त जो है वो एक्सेप्ट की थी। तो ये जनाब सूरत हाल है कि काजी साहब के हक़ में फ़ैसला देने वाले 3 जज जो रिटायर हो गए उनको नून लीग ने नवाज दिया मुख्तलिफ तरह से, और मज़हर आलम मियां खलील साहब को भी कहीं पे लगाया गया है, नौकरी शोकरी दी गई है उनको, गाड़ी छाड़ी है वो प्रोटोकॉल सारी चीज़ें उनके साथ, पेट्रोल डीजल घर ये वो सारा कुछ जो जो मराहत उसमें हैं वो उनको मुयस्सर हैं। मंजूर मलिक साहब को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नवाज दिया गया, जुडिशल कमीशन में मकबूल बाकिर साहब को उधर नवाज दिया गया, और अभी भी और भी ओहदे मिलेंगे उनको, ओहदों की थोड़ नहीं है। ये मोहसिन नकवी जैसे इस तरह के जजेस भी किरदार होते हैं और इनका बड़ा ख्याल रखा जाता है। और 2 जो हाजिर सर्विस हैं उनको काजी साहब खुद डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो चीज़ें कर रहे हैं वो आपके सामने है। तो अब ये बड़ा सवाल था कि काजी साहब जो है वो मतलब क्यों इस हद तक चले गए हैं कि पीटीआई के साथ जो कुछ वो कर रहे हैं, यानी पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड ना देना, बल्ला उनसे छीनना, ब्यूरोक्रेट्स को बतौर आरो बहाल करना, इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़े होना, इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े होना, सिकंदर उस्मान राजा को सपोर्ट करना। फिर एक मामला जो बलोचिस्तान वाला आया था जिसको जो हाईलाइट नहीं हो सका, बलोचिस्तान का एक मामला काजी साहब के पास आया जिसमें देखा गया कि 100% टर्नआउट भी था कुछ पोलिंग स्टेशनों के ऊपर, 100%, 90%। और ये बात अंधे को भी नजर आ रही थी कि वहां पे बदतरीन धांधली हुई है, इलेक्शन कमीशन ने बदतरीन धांधली किया है, यानी रिजल्ट चेंज करने के लिए 100%। उसमें कई ऐसे लोग जो फौतशुदा हैं उनके भी वोट हो गए, यानी डल गए, और उस पर काजी साहब ने क्या किया, कंसेंट ऑर्डर कर दिया दोनों पार्टियों को मिला के कि ठीक है जाके इलेक्शन दोबारा करवा लें, ताकि हमें उसके ऊपर जजमेंट ना देना पड़े, हमें जजमेंट लिखनी ना पड़े। क्योंकि जजमेंट लिखते और बताते कि क्योंकि 100% टर्नआउट है, 90% टर्नआउट है, इतना हो नहीं सकता। तो ऐसे दर्जनों हल्के हैं पंजाब में, बलूचिस्तान में और सिंध में जहां पे 90% पे पोलिंग ले जाकर और पीटीआई को शिकस्त दिलवाई गई है। तो ये फैसला पीटीआई के हक में नीचे इस्तेमाल होता, लिहाजा उन्होंने कंसेंट ऑर्डर करवा के सारों को आपस में मिला के और उन्होंने ऑर्डर कर दिया। अब उनको ये नहीं लिखना पड़ेगा कि क्यों हम ये कर रहे हैं, वो रीजंस वो नहीं लिखेंगे 90% और 100% टर्नआउट वाली। तो इसमें ये सारी चीज़ें, तो सबके जहन में सवाल था कि यार काजी साहब क्यों इस हद तक चले गए हैं। तो अब वो वजह 5 मार्च को मैंने आपके सामने रखी थी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को टेन्योर पोस्टिंग देने की ख्वाहिशमंद है नून लीग उनको टेन्योर पोस्टिंग देना चाहती है। नून लीग नहीं चाहती कि काजी फाइज ईसा साहब रिटायर हों, नवाज शरीफ नहीं चाहते कि काजी फाइज ईसा साहब रिटायर हों। नवाज शरीफ अभी भी काजी फाइज ईसा साहब को रखना चाहते हैं और उनका नवाज शरीफ कहते हैं कि जब तक काजी फाइज ईसा साहब रहेंगे तो तब तक नून लीग की बका है, नून लीग को फ़ायदा है और इमरान खान का रास्ता रोका जाएगा। तमाम गैर आइनी फैसले, गैर कानूनी फैसले, अदालतों के घटिया ट्रायल, 2 नंबर ट्रायल, रात की तारीकी में फैसले ऊपर से लेके नीचे तक उस सूरत में आएंगे अगर काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस के मनसब पर बैठे होंगे। उसके बाद फिर पहले ये सोचा गया कि आप ऐसे करें कि जजेस की पहले एक था कि काजी साहब को कोई ऐसी तरमीम की जाए कि काजी साहब को सिर्फ कि यानी वो जिस तरह कहा जाता है कि बहुत हालात इस तरह के हैं और इनसे बेहतर पाकिस्तान की तारीख में ना कोई जज आया है ना आ सकता है, तो लिहाजा इनको हम स्पेसिफिक काजी साहब को एक्सटेंशन दे रहे हैं। ये इख्तियार प्राइम मिनिस्टर को और काबीना को दे दिया जाए, जैसे आर्मी चीफ की एक्सटेंशन में प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार होता है कि वो एक्सटेंशन दे सकता है। एक ये सोच थी, फिर कहा कि नहीं इस तरह से तो मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो मंसूर अली शाह साहब हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तो फिर इसलिए जब ये देखा गया कि मंसूर अली शाह साहब जो है वो खिलाफ हो जाएंगे तो फिर ये फैसला किया गया कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिस रास्ते में ये हो कि मंसूर अली शाह साहब भी खुश हों और काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो भी खुश हों। तो उसमें जो रास्ता निकाला गया उसमें फिर यही निकाला गया कि आप टेन्योर पोस्टिंग कर दें। टेन्योर पोस्टिंग से ये होगा कि यानी जो भी चीफ जस्टिस बनेगा उसके चीफ जस्टिस बनने के बाद वो 3 साल तक चीफ जस्टिस रहेगा। तो अब टेन्योर पोस्टिंग अगर की जाती है उसमें काजी फाइज ईसा साहब को भी फ़ायदा है, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को भी फ़ायदा है। काजी फाइज ईसा साहब के 24 माह बढ़ जाएंगे
और मंसूर अली शाह साहब का भी टाइम फिर ज़ाहिर है अभी भी उन्होंने 3 साल के लिए बनना है, यानी वो 2000 और आगे 25 है, मतलब 2024 में उन्होंने बनना है, तो वो 3 साल रहना है उन्होंने। तो फिर भी जब काजी साहब को अगर एक्सटेंशन मिल जाती है, 3 साल के लिए टेन्योर पोस्टिंग हो जाती है, तो फिर 2026 तक काजी फाइज ईसा साहब रहेंगे और 2026 से 2029 तक मंसूर अली शाह साहब रहेंगे। यानी 3 साल मंसूर अली शाह साहब को फ़ायदा होगा, बतौर चीफ जस्टिस वो रहेंगे, और 2 साल तो वैसे ही उनके अभी भी पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो इस तरह से 2029 तक मंसूर अली शाह साहब रहेंगे। फिर एक और भी मसला हल हो जाएगा, और वो ये हो जाएगा कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बनेंगे, और साथ ही जस्टिस आयशा मलिक भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बनेंगी। तो ये भी बड़ा मसला हल हो गया, क्योंकि मुनीब अख्तर साहब ने और आयशा मलिक साहब ने मिलिट्री कोर्ट्स वाला जो फैसला दिया है, और जिस तरह से वो आइन और कानून के साथ खड़े हुए हैं, तो वो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकते। यहाँ पे तो वो जज चाहिए जो सरदार तारिक मसूद जैसे मकरूह किरदार हों, जो आइन की किताब को यूँ फेंकें और कहें कि ये आइनी बुनियादी इंसानी हुकूक पता नहीं हमें कहाँ ले जाएंगे। वो जो काजी फाइज साहब के यार के तौर पर उन्होंने हर वो फैसला दिया सरदार तारिक मसूद साहब ने, जो काजी साहब की मंशा थी, चाहे उसके लिए उनके हलफ ऊपर नीचे हो जाए, जो मर्जी हो जाए, कोई मसला नहीं है। तो सरदार तारिक मसूद जैसे जज चाहिए। तो सरदार तारिक मसूद जैसे जज फिर आपको पता है कि आप लाए भी जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो काजी साहब की हर बात पे आंखें बंद करके, क्योंकि नज़र आ रहा है कि काजी साहब जो है अब जस्टिस इब्राहिम खान को नहीं लेके आ रहे। क्यों नहीं लेके आ रहे सुप्रीम कोर्ट में? पता है वो एक आज़ाद जज है, पता है कि वो अपने हलफ से वफा करेगा, वो अपने हलफ से पासदारी करेगा, वो इंसानी हुकूक के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। उसने पहले भी अपने हलफ की पासदारी करते हुए और उसने अपने हलफ के साथ गद्दारी नहीं की। लेकिन हमें वो जज नहीं चाहिए जो अपने हलफ के साथ खड़े हों, हमें वो जज नहीं चाहिए जो कानून के मुताबिक फ़ैसले करें, हमें वो जज चाहिए जो नून के मुताबिक फ़ैसले करें। इस वक्त नून में नून है, लेकिन अब जब ये खबर लीक हो गई है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हक़ में एक आईनी तरमीम लाना चाहते हैं, और यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं देनी, और पीटीआई की मखसूस नशिस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी को और एमकेएम को देनी है। उससे क्या फ़ायदा हुआ? 224 का फिगर पूरा हो गया कौमी असम्बली में। अब नीचे हाई कोर्ट में मामला गया, पेशावर हाई कोर्ट में, उन जजेस के ऊपर भी प्रेशर था, क्योंकि इस वक्त तो जजेस खौफजदा हैं। जजेस खौफजदा हैं कि अगर कोई ऐसा फैसला किया जो काजी साहब को पसंद ना आया तो रगड़ उगड़ देंगे, और अगर आप ऐसे फैसले देंगे जो कि काजी साहब की सोच और अप्रोच के मुताबिक होंगे और एंटी पीटीआई होंगे, तो आपके लिए सत्ते खैरन है। अब आप देखें कि जस्टिस अली बाकर नजफी साहब के पास, जैसे अमीर भट्टी साहब जो थे चाबी वाले खिलौने, वो चाबी वाला खिलौना जो है वो हर अहम केस पीटीआई से के ख़िलाफ़ और नून लीग के हक़ में जो फैसला देना होता था, वो अली बाकर नजफी साहब के पास केस लगाया जाता था। अब ये जो नए शहजाद साहब आए हैं, ये भी अली बाकर नजफी साहब के पास बहुत से अहम केसेस उन्हीं के पास लगा रहे हैं। अली बाकर नजफी साहब के हवाले से काजी फाइज ईसा साहब ने ओपन कोर्ट में ऑब्जर्वेशंस दी, डिक्टेट करवाई ऑर्डर के अंदर ओपन कोर्ट में, लेकिन जब रिटर्न ऑर्डर आया तो ऑब्जर्वेशंस गायब थी। ज़ाहिर है किसी अल्लाह के वली ने कहा होगा कि ये ठीक नहीं है, और आपको पता है कि हम लोग औलिया की बात बहुत मानते हैं, अल्लाह के वलियों की बात बहुत मानते हैं, क्योंकि अल्लाह के वलियों की फिर दुआ और बद्दुआ जो है वो बहुत सख्त लगती है, तो अल्लाह के वलियों की बात तो नहीं टाली जा सकती। तो अल्लाह के किसी वली ने कहा कि उसने कहा कि जी छोड़ दें, अली बाकर नजफी साहब बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं और औलिया की बड़ी इज़्ज़त करने वाले हैं, एहतराम करने वाले हैं, बड़े ताबेदार हैं, बड़े न्याज़मंद हैं औलिया के। तो काजी साहब ने कहा जी जो आपका न्याज़मंद हम उसके न्याज़मंद। जैसे एक साहब ने आर्टिकल लिखा था, उसने कहा था मुझे मेरी माँ पसंद है क्योंकि मेरी माँ को मरीम नवाज़ पसंद है। तो इस तरह का कोई मामला हुआ, तो काजी साहब ने कहा कि जी जो आपका न्याज़मंद वो उसके हम न्याज़मंद, ऐसी कौन सी बात है। तो वो ऑब्जर्वेशंस रिटर्न ऑर्डर से गायब हो गई। तो अब वो लाए जाएंगे चाबी वाले खिलौने, एक के बाद एक वो चाबी वाला खिलौना लाया जाएगा, जो ये बड़ा लंबा प्लान है, ये छोटा प्लान नहीं है, क्योंकि अब काजी साहब जो है वो आगे बहुत सालों तक अपने इंतज़ाम करके जाएंगे कि ताकि ऐसे जजेस बैठे हों, अक्सरियत उनकी हो, ताकि काजी साहब की ज़िंदगी में तो काजी साहब का एहतसाब जो है वो इनकी रिटायरमेंट के बाद भी ना हो सके, कोई इनसे सवाल ना कर सके, कोई इनसे इनकी असास और जदादों का हिसाब ना मांग सके, लंदन की जदादों का प्रॉपर्टीज़ का हिसाब ना मांग सके। आज तक नहीं दिया उन्होंने। 2 लोग हैं पाकिस्तान में, एक शरीफ ख़ानदान नवाज शरीफ और एक काजी फाइज ईसा साहब, जो बाहर जाके उन्हीं फ्लैट्स में रहते हैं जिन फ्लैट्स का वो कहते हैं कि हमारा कोई तल्लुक़ नहीं है, और हमारे बच्चों से पूछने लगते हैं तो कहते हैं बच्चे हमारे पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, उनसे आप पूछ नहीं सकते। और अब नवाज शरीफ तो अपने बेटों को ले आया, वो तो दोनों हसन नवाज हुसैन नवाज आ गए, और उस वक्त वो कहते थे वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है। और अब जब इक़्तिदार आया है, जब इदारे मैनेज हुए हैं, सारी डीलें हो गई हैं, काजी फाइज साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, तो वो आ गए। और नवाज शरीफ भी तब आए पाकिस्तान में जब जस्टिस काजी फाइज साहब आ चुके थे। तो इस सारी सूरत हाल में देख रहे हैं कि अब ये कितना आसान है या मुश्किल है काजी साहब को जो है वो एक्सटेंशन देना और टेन्योर पोस्टिंग करना। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ
तहरीक इंसाफ, मैंने बहुत लंबी ये बात शायद मुझे शुरू में करनी चाहिए थी क्योंकि आखिर तक कई लोग वीडियो नहीं देखते, लेकिन ये मैं आखिर में आपको 1 मिनट में बता दूं कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है जो तहरीक इंसाफ करने जा रही है, अगर आप मुझसे पूछें कि क्या ये मुमकिन है, बड़ा मुश्किल है ये बात कहना, लेकिन 99% ये मुमकिन नहीं है। इसका इम्कान 1% है कि काजी फाइज इस साहब की टेन्योर पोस्टिंग की जाए। 1% इसका इम्कान है, 99% इसके चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि तहरीक इंसाफ का जो ईद के बाद का प्लान है वो प्लान ऐसा है कि बड़ा मुश्किल होगा चाबी वाले खिलौनों के लिए, और जो इनको एक्सटेंशन देना चाहते हैं उनके लिए भी, सबके लिए भी, सबको अपनी अपनी पड़ जाएगी, सब अपने अपने बचाव पे लग जाएंगे। काजी साहब को पूछने की नहीं है, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर किसी को अपनी फिक्र होगी, कोई किसी का जो है वो उस वक्त किसी की बात नहीं सुनेगा। एक अजीब जो है वो मंजर होगा ईद के बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 1% इसके चांस हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, और डिपेंड करता है तहरीक इंसाफ पर। तहरीक इंसाफ का जो प्लान मुझे पता है, अगर उस प्लान को उन्होंने एग्जीक्यूट 50% भी कर लिया तो काजी फाइज इस साहब को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि चीज़ें ऐसी हैं कि शायद काजी फाइज इस साहब को अब ये नज़र आ रहा हो कि ये तो जो कट्टे खुल गए, मुझे एक्सटेंशन तो वैसे नहीं मिलनी, तो खुद ही कोई ऐसा कह दें आजमगीर तारड़ साहब को बुला के, या खुद या जैसे भी किसी तरह से पैगाम भिजवा दें कि आप कह दें कि हम नहीं दे रहे, ताकि चैप्टर क्लोज करें, कोई एक्सटेंशन आप मुझे नहीं दे सकेंगे, क्योंकि काजी साहब को भी नज़र आ रहा है कि जो काजी साहब चीज़ें कर रहे हैं आगे क्या होने जा रही हैं। तो ये जनाब सूरत हाल है, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम आप सबके हामी नसरो। अल्लाह हाफ़िज़।